हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है राजस्व, घाटा, व्यापार शेष इन सब के जो है क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें हम जो है 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं गाइज, जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए थे, उसमें जो है आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की। गाइज, ये दोनों क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल तक जो है पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और बच्चों को इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से टेबल बनती है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे इसको जो है प्रॉपर अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज हम जो है इन्हीं दोनों क्वेश्चनों पे विचार करने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएशन करता है और निवेश गुणक की क्रिया विधि में जो है किस तरीके से टेबल बनेगी और किस तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन वगैरह की जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले हम जो है बात करने वाले हैं कि वाणिज्य बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, वो जो है मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम जो है सबसे पहले बात करने वाले हैं। गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ने देखा 2 तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। या तो भाई वो आपको खुद ही बोल देगा कि जी इनिशियल डिपॉजिट इतनी है, प्राथमिक जमा जो है वो इतनी है, और जी एलआरआर जो है वो इतना है। इसको लेकर बताइए कि कमर्शियल बैंक जो है किस तरीके से मनी क्रिएशन करेगा। या तो वो भाई आपको क्वेश्चन में खुद ही दे देगा, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन में आपको खुद ही दे देगा कि प्राथमिक जमा इतनी है और एलआरआर इतनी है, अब बताइए मनी क्रिएशन किस तरीके से होगी। अगर वो आपको खुद दे दे कि जी ये अमाउंट और ये एलआरआर है, फिर तो भाई आपको उसी डिजिट को लेकर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने क्वेश्चन में ये लिख दिया कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से बताइए कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएशन करते हैं, उसमें गाइज आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है आपको खुद ही एक एग्जांपल लेना है, खुद ही बताना है, ठीक है। इन 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रॉपर इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो गाइज आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ये जो मनी क्रिएशन है ना, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो मनी क्रिएशन है ये किस अजम्पशन पे बनी हुई है, ठीक है। इसकी जो है गाइज सबसे पहले तो आपको मान्यताएं पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसकी मान्यताएं नहीं पता है तो फिर बेकार है, इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसकी अजम्पशन जो है वो क्या है, आपको इसकी अजम्पशन जो है सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। गाइस, ये जो पूरा का पूरा मनी क्रिएशन का ये जो प्रोसेस होता है 2 अजम्पशन पे चलता है, ठीक है। कितने अजम्पशन पे चलता है? ये 2 अजम्पशन पे चलता है। सबसे पहली अजम्पशन जो होती है इसकी, वो होती है आपको शायद इसमें बुक में इसमें शायद आपको ना देखने के लिए मिले, अगर नहीं लिखी हुई है तो आप जो है ये लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली जो है, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली जो है वो एक इकाई के रूप में, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली एक इकाई है और इसे बैंक कहते हैं, बैंक कहते हैं। पहले मैं यहाँ पे दोनों की दोनों मान्यताएं लिख रहा हूं, उसके बाद आपको जो है इसका मीनिंग समझाऊंगा कि आखिर इसका क्या मतलब होता है कि संपूर्ण बैंक एक प्रणाली जो है वो एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में, और उसे बैंक कहते हैं, ठीक है। इसका भी मीनिंग बताता हूं आपको। एक मान्यता तो ये है इसकी, और दूसरी मान्यता इसकी ये है कि आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी मान्यता ये है कि अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था में जितनी भी रिसिप्ट हो रही हैं, जितनी भी प्राप्ति आ रही है या जितनी भी पेमेंट हो रही है, प्राप्ति और जो भुगतान है, अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी प्राप्ति, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट के, अर्थव्यवस्था में जितने भी प्राप्ति और भुगतान है वो जो है ना बैंक के माध्यम से हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में प्राप्ति और भुगतान बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं या किए जाते हैं। ये 2 मान्यता के ऊपर
ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस बना हुआ है। अब इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली जो है वो एक इकाई के रूप में है और इसको बैंक कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लाइक भाई हर बंदे का अकाउंट जो है वो अलग अलग उसमें होता है, ठीक है ना। लाइक किसी का जो है HDFC में है, ठीक है, किसी का जो है ICICI में है, किसी का जो है क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का जो है कैनरा में है, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि भाई चाहे बंदा चाहे किसी का अकाउंट इसमें हो, 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 किसी भी पर्सन का अकाउंट किसी भी में भी है, वो मैटर नहीं करता। वो कह रहा है जी सारी की सारी जो बैंकिंग प्रणाली है, जो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम है ना, वो सब एक है और उसको हम जो है ना बैंक्स के नाम से जो है जानते हैं। मतलब कि चाहे पैसा यहाँ से निकाला जा रहा है या यहाँ पे आ रहा है, चाहे यहाँ से निकाला जा रहा है यहाँ आ रहा है, चाहे यहाँ से निकाला जा रहा है यहाँ आ रहा है, वो सब एक ही जगह पर आ रहा है, वो है यहाँ पर बैंक्स के अंदर, ठीक है। वो जो है वो सारा का सारा एक ही जगह पर आ रहा है, वो है बैंक्स। चाहे पैसा इसमें डिपॉजिट हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, कहीं पर भी हो, वो सारा का सारा एक ही जगह में आ रहा है, जिसको हम बैंक्स के नाम से जो है जानते हैं। सबसे पहली मान्यता का तो ये मतलब है, ठीक है जी। और दूसरी मान्यता का क्या मतलब है, दूसरी मान्यता का ये मतलब है, कह रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे जितनी भी पेमेंट हो रही है, जितनी भी रिसिप्ट हो रही है, वो जो है बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं। बैंक के माध्यम से किए जाने का क्या मतलब है कि भाई कैश कुछ नहीं हो रहा, कैश जो है कैश कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ जो है ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ बैंक टू बैंक हो रहे हैं, अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं, UPI वगैरह ये कह सकते हो, ठीक है। कैश की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था के अंदर सारे के सारे प्राप्ति और लेन देन सब कुछ जो है वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं, बैंक के थ्रू जो है किए जा रहे हैं। कैश की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की जा रही है। इन दो मान्यताओं के आधार पर अब हम ये समझेंगे कि कमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएशन किस तरीके से करता है। आपको ये दोनों मान्यताएं लिखनी पड़ेंगी और आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसी मान्यता के बेस पर आपको जो है आगे समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगर वो कहता है जी एक संख्यात्मक उदाहरण से बताइए, तो हम यहाँ उदाहरण लिख लेते हैं अपनी तरफ से। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तब तो वही लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो फिर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में लिख लेते हैं कि लाइक मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स कोई भी पर्सन है, मिस्टर एक्स जो है वो अपने खाते में, मिस्टर एक्स अपने खाते में जो है 100 रुपये जमा करा रहा है, ठीक है। कितने? 100 रुपये जो है वो जमा कराता है, जमा कराता है, ठीक है। और हम यहाँ पे अपनी ही तरफ से ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो LRR है, LRR जो है वो 20% है। कितना है LRR? LRR जो है वो 20% है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी बुक में इसको CRR भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं है, CRR लिख लो, LRR लिख लो, LRR लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई मिस्टर एक्स ने अपने अकाउंट में 100 रुपये जमा कराए और LRR 20% है। ये जो 100 रुपये गाइस, ये जो 100 रुपये जमा जो इसने कराए हैं ना, ये वाले, इस जमा को क्या कहते हैं? इस जमा को जो है प्राथमिक जमा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये प्राथमिक जमा है, इनिशियली डिपॉजिट है ये, ठीक है। अब इसके बेस पर और LRR के बेस पर हम ये समझेंगे कि मनी क्रिएशन जो है वो किस तरीके से हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर। आपको जो है इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो उस टेबल के अंदर आपको क्या क्या करना है? एक तो आपको बनाना है चक्र, राउंड भी आप इसको जो है लिख सकते हो, ठीक है। और फिर एक कॉलम बनाएंगे डिपॉजिट का, ठीक है। जमा भी आप इसको जो है लिख सकते हो। एंड दूसरा बनाएंगे लोन का, ठीक है। ऋण भी आप इसको जो है लिख सकते हो, या ये लिखना चाहते हो लिख दो, या क्रेडिट क्रिएशन लिखना चाहते हो, क्रेडिट क्रिएशन भी आप इसको जो है लिख सकते हो। और एक बनाएंगे LRR का, या इसी को आप जो है कैश रिजर्व लिखना चाहते हो तो कैश रिजर्व भी लिख सकते हो।
तो अब ये जो हमने ऊपर मान्यताएं ली हैं, जो एग्जाम्पल लिया है, उसके बेस पर हम क्या समझेंगे कि टोटल मनी क्रिएशन किस तरीके से की जा रही है। देखिए जी, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्राथमिक जमा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्राथमिक जमा। इनिशियली डिपॉजिट भी लिख सकते हो। कितना है जी, वो है जी 100। वो कितना है, वो जो है वो 100 है, ठीक है। तो LRR हमने कितना माना है, LRR हमने माना है 20%। तो भाई 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 होता है। इट मीन्स बैंक क्या करेगा, बैंक जो है ये जो 100 रुपए इसने जमा कराए हैं, इसका 20% यानी कि 20 रुपीज वो कैश रिजर्व में रखकर बाकी का जो 80 है ना, देखो बैंक क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके दो काम होते हैं बेसिकली, जनता से जमा स्वीकार करना और फिर कुछ पैसा अपने पास रखकर उसमें से शेष राशि ऋण में दे देना और उस पर ब्याज कमाना। ये उनके दो मेन काम है, ठीक है। तो भाई उसने 100 रुपए जमा करा दिए, तो कुछ राशि उसने जो है रख दिया कैश रिजर्व में नगद कोष के अंदर, और बाकी का जो पैसा है वो लोन में चढ़ा देता है और उस पर ब्याज कमाता है। बैंक की आय का जो मुख्य स्रोत है वो यही होता है। तो भाई 20 रुपए उसने अपने पास रखे और बाकी का जो 80 रुपीज है उसको जो है उसने लोन में चढ़ा दिया, उसको जो है उसको उसने लोन में चढ़ा दिया। मान लीजिए ये जो लोन है उसने ए व्यक्ति को दे दिया। किसको दे दिया, ए व्यक्ति को दे दिया ये लोन में, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, लोन में दे दिया। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो 80 रुपीज ये जो इसको लोन में दिए है ना बैंक ने, ये कैश में नहीं देगा, ये जो है कैश में नहीं देगा। हमने ऊपर क्या बात करी है जी, जो भी प्राप्ति और जो भुगतान हो रहे हैं वो बैंक के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है बेटा कि भाई ये जो 80 रुपीज का जो लोन जा रहा है ये कैश में नहीं जा रहा। बैंक क्या करेगा, उसके लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके अकाउंट में जो है 80 रुपीज जमा कर देगा, ठीक है। उसको कैश नहीं देगा, उसके लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में जो है 80 रुपए जमा कर देगा, ठीक है जी। 80 रुपए जमा हो गए, उसके खाते में कैश नहीं आए, ठीक है। अब जी मिस्टर ए क्या था, मिस्टर ए बहुत चालबाज बंदा था। मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने सारे के सारे पैसे निकाल लिए, 80 के 80 रुपए, ठीक है। अब भाई लोन लिया है तो निकाल लिए ना सारे पैसे, उसको जरूरत होगी उसको निकाल लिए उनने किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। उनने सारे के सारे पैसे निकाल लिए। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। मिस्टर ए ने सारे पैसे निकाल लिए 80 के 80 रुपए। अब आपको बेटा ये समझना है, उसको जरूरत थी उसने निकाले, उनने खर्च कर दिए, जिसको देने थे उसको दे दिए। अब आपको ये समझना है ये जो दूसरी वाली मान्यता है इसी की ही सारी इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला उसने पैसे निकाल लिए और जिसको देना था उसको पे कर दिए, ठीक है। तो दूसरी अजम्पशन क्या है, अर्थव्यवस्था में प्राप्ति और भुगतान बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं। भाई इसने जिसको दिए हैं पैसे, जिसको भी जो भी रिसीवर है जिसको दिए हैं पैसे, उसको कैश नहीं देगा। मैंने बोला बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसको जब दिए होंगे तो उसके खाते में चले गए पैसे। तो भाई उसके खाते में जब पैसे चले गए तो पहली मान्यता क्या कहती है, मान लीजिए जो ए है उसका अकाउंट HDFC में था, उनने जो है किसी भी एक्स को पैसे दे दिए, उसका ICICI में था, ठीक है। तो भाई HDFC से पैसा किधर आ गया, HDFC से पैसा ICICI में आ गया, ठीक है। तो अब भाई चाहे मैंने क्या बोला, हमारी पहली मान्यता क्या है कि भाई पैसा चाहे HDFC में आ रहा है, चाहे ICICI में आ रहा है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में आ रहा है या कैनरा में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, ये सब एक इकाई के रूप में सभी संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक यूनिट है, वो है बैंक। पैसा एक ही जगह आएगा, बस क्या यहां से इधर आ गया। भाई कान सीधे हाथ से पकड़ो तो उल्टे हाथ से पकड़ो, बात तो एक ही है। वो पैसा इस वाली जेब से इस वाली जेब में आ गया, बात खत्म। क्योंकि संपूर्ण बैंकिंग अर्थ प्रणाली जो है वो एक ही है, बैंक। तो पहले इसमें था, अब इसमें आ गया। तो उसको जो मिस्टर ए ने जो पैसे दिए, जिसको भी उसको देने थे, उसने क्या करा, उसके अकाउंट में दे दिए, ठीक है। कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट में दे दिए और रिसीवर के अकाउंट में आ गए। तो अब रिसीवर के अकाउंट में आएंगे तो उसके अकाउंट में 80 रुपीज डिपॉजिट, ये लीजिए जी 80 रुपए आ गए उसके अकाउंट में। तो जी यहाँ लिखेंगे राउंड 1।
80 रुपये आ गए, ठीक है जी। तो आए तो बैंक में ही है ना, बैंक के पास 80 रुपये और जमा हो गए, ठीक है जी। 80 रुपये आ गए। अब बैंक क्या करेगा, अच्छा जी 80 रुपये आ गए, जिसने भी मिस्टर ए ने जिसको भी पेमेंट करी है उसको 80 रुपीज मिल गए। अच्छा जी, अब इसका भी 20% क्या करेगा बैंक, इसका भी 20% कैश रिजर्व में रखकर बाकी का जो इसका बैलेंस है 64 रुपीज वो किसी दूसरे को लोन में दे देगा, ठीक है जी। अब मान लीजिए उसने जिसको लोन में दिया इसके साथ भी ऐसे ही करेगा, कैश नहीं देगा, इसके नाम का लोन अकाउंट खोलकर इसके अकाउंट में 64 रुपीज डिपॉजिट कर देगा, कैश में कुछ नहीं होगा। अब जिसको भी लोन में दिया उसने भी निकाल लिए पैसे सारे के सारे 64 रुपीज, और जिसको देना था उसको दे दिया। मान लीजिए ये जो है मिस्टर बी को लोन में दे दिया, ठीक है, और मिस्टर बी को एस को पैसे देने थे, मिस्टर बी का अकाउंट जो है वो देना बैंक में था, ठीक है, और उसको एस को पैसे देने थे, उसका बैंक जो है विजया बैंक में था। तो भैया अब होगा क्या, ये सब बैंक के थ्रू चल रहा है, सारी की सारी रिसिप्ट एंड डिपॉजिट बैंक के रूट से हो रही है सारी की सारी। तो उससे क्या होगा भाई, देना से विजया में आ जाएंगे या विजया से देना में आ जाएंगे, आ तो बैंक ही में रहे हैं। पहली मान्यता क्या कह रही है, संपूर्ण वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली एक इकाई है जिसको बैंक कह रहे हैं। इधर से इधर भाई पैसा केवल एक जेब से दूसरी जेब में आ रहा है, बस ये बात हो रही है यहाँ पे। तो अब 64 रुपीज जिसको भी उस बी पे करेगा तो उसके अकाउंट में 64 रुपीज जमा हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेगा बैंक, अच्छा जी जिसको भी उसने दिए उसके अकाउंट में आ गए 64 रुपए। अब 64 रुपए का फिर से बैंक क्या करेगा, 20% रखेगा, फिर से किसी को जो है लोन में दे देगा 51.20। मान लीजिए सी को लोन में दे दिया, अब सी ने भी सारे पैसे निकाल लिए, लेकिन जिसको पे करेगा उसको बैंक के थ्रू करेगा, फिर उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस उस दो मान्यता के आधार पर ही है, ठीक है। तो कब तक चलता रहेगा जी ये प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको बेटा ध्यान रखना, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप, या तो ये भी कह सकते हो कि ये जो होती है ना ये वाली, ये जो है इसको गौण जमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो है इसको जो है गौण जमाएं कहते हैं, गौण जमा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो वाली प्राथमिक जमा थी, ये गौण जमाएं जो उन्होंने क्रेडिट क्रिएशन से क्रिएट करी है, जो उसने लोन से क्रिएट करी है, जब तक गौण जमा शून्य नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। या ये भी लिख सकते हो जब तक LRR कैश रिजर्व जो है वो इनिशियल प्राथमिक जमा के बराबर नहीं हो जाती, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसा लिखना चाहते हो वैसा लिख सकते हो। तो अब जब आप यहाँ पे टोटल करेंगे, अब जब आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि जी टोटल क्या आएगा। अब टोटल करने थोड़ी ना बैठेंगे ऐसे, तो ये राउंड तो चलते रहेंगे, 2 ही राउंड लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है, 2 लिख देना बस, बात खत्म। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितना आएगा। मैंने बोला ये प्रोसेस तब खत्म होगा जब LRR इनिशियली डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाती। तो प्राथमिक जमा कितनी है 100, तो इसका सम तो 100 ही आएगा, ठीक है। जो भी आप प्राथमिक जमा लोगे, प्राथमिक जमा LRR के बराबर ही होगी, तो इसका तो 100 आ गया। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ दोनों में क्या आएगा। तो अब इन दोनों का टोटल तो नहीं करने बैठोगे आप, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ क्या आएगा। अगर आपको इसका निकालना है टोटल डिपॉजिट का, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे कुल जमा का सर्जन, हिंदी में कुल जमा सर्जन। इसका अगर सम निकालना है तो कुल जमा सर्जन जो है, कुल जमा सर्जन, ये लिख लीजिए। इसका जो आएगा आपका कितनी थी इनिशियल 100, तो 100 अपॉन में LRR कितना है 20%, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन में, अब जी बच्चे कहते हैं कि ये कैसे सॉल्व कर दिया जी, तो भाई ये हो गया 20 अपॉन में 100, ठीक है। परसेंट हटती है
तो 100 लगती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो ये क्या बच गया, ये बच गया आपका 100/2/10। ठीक है जी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये कैसे आ गया। अब ये 2 को 10 से भाग कर दीजिए, 2 को 10 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आ जाएगा, भाग करके देख लेना, या ऐसा भी कर सकते हो, जितनी नीचे जीरो होती है उतने के बाद दशमलव लग जाता है। अब डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1000/2, तो भाई 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा 500। तो डिपॉजिट में कितना आएगा, डिपॉजिट में तो आ जाएगा जी 500। ठीक है, ये तो आ गया डिपॉजिट का। और अगर क्रेडिट क्रिएशन का निकालना है टोटल, तो यहां लिख देंगे टोटल क्रेडिट क्रिएशन, कुल ऋण का सर्जन। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है आपको, यहां से लेना है 80 से, 80 जो सबसे पहला वो था क्रेडिट क्रिएशन में, 80/20%। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 80/0.2, डेसिमल हटाएंगे 0, ये 0.2 कैसे आ गया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। परसेंट हटाएंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, 2/10, फिर नीचे जितनी दशमलव होते हैं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये टोटल करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो ये इस तरीके से आपको टेबल बना देनी है। ठीक है, ये मेरी टेबल बन गई जी पूरी की पूरी। और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी मिस्टर एक्स की जो प्राथमिक जमा थी इस टेबल के नीचे करके दिखाना है आपको। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है जी, प्राथमिक जमा 100 रुपये जमा कराएं, क्योंकि LRR हमने 20% माना है, तो बैंक क्या करेगा, 20 रुपये नगद कोष में रखकर 80 रुपये की राशि लोन में दे देगा, ऋण में। लेकिन ये जो है कैश में नहीं देगा, ये उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में 80 रुपये जमा कर देगा। अब अगर मिस्टर ए, लिख देना ये भी, अगर मिस्टर ए सारे की सारे पैसे निकाल लेता है, बट वो जिसको दे रहा है ना, जिसको भी वो पे कर रहा है, वो रिसीवर के अकाउंट में जाएंगे बैंक में, जिसकी वजह से बैंक की जमा 80 रुपये से और बढ़ जाएगी। फिर जब जिसको पे करे उसने 80 रुपये और बढ़ गई, तो फिर बैंक क्या करेगा, फिर इस 80 का 20% नगद कोष में रखकर शेष राशि फिर से रोल में दे देगा। अब जिसको भी मिस्टर बी, ये नाम लिख देना, मिस्टर ए को लोन में दिया, मिस्टर बी को लोन में दिया। अब मिस्टर बी ने भी सारे निकाल लिए, लेकिन जिसको दे रहा है उसको बैंक के थ्रू देगा, तो बैंक के पास फिर से 64 रुपीज की डिपॉजिट बढ़ जाएगी। और ये फिर लिखोगे, ये प्रोसेस ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक या तो गौण जमा शून्य नहीं हो जाती, ये लिख दीजिएगा, या ये लिख दीजिएगा कि जब तक LRR जो है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाती, और ये करके दिखा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होता है। ये मान्यताएं लिखनी है, ये उदाहरण लिखनी है, ये टेबल बनानी है। टेबल के नीचे ये चाहे एक्सप्लेनेशन कर दो तो ये ठीक है, या पहले टेबल को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। ये होता है जी पूरा का पूरा मनी क्रिएशन का प्रोसेस, के बैंक जो है किस तरीके से मनी क्रिएशन करता है। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगले क्वेश्चन की, निवेश गुणक वाले की। निवेश गुणक की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से जो है चलती है, निवेश गुणक की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ी जो है कंफ्यूजन होती है कि निवेश गुणक की क्रिया विधि जो है वो किस तरीके से काम करती है। पहली बात तो आपको ना ये जो निवेश गुणक की क्रिया विधि जो है, आपको पहले तो भाई निवेश गुणक का मतलब पता होना चाहिए कि निवेश गुणक का जो मतलब है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको निवेश गुणक का मतलब पता होना चाहिए। निवेश गुणक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बंदा है, ठीक है, मान लो चलो मैं ही हूँ, मेरा नाम जो है रोहित है, ठीक है, तो मेरी जो इनकम है अभी वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो 1 लाख रुपए इनकम है, और उस 1 लाख रुपए की इनकम पर मैं जो है 10,000 रुपये का निवेश करता हूँ। 1 लाख रुपए की आय पर कितना निवेश करता हूँ, निवेश कर रहा हूँ 10,000 रुपये का, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो डबल हो गई, मेरी जो इनकम है वो क्या हो गई,
मेरी इनकम जो है डबल हो गई, 1 लाख थी पहले, अब जो है मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मैं निवेश भी बढ़ाऊंगा। अगर मैं 1 लाख पे 10,000 का करता हूं तो भाई मैं 2 लाख पे जो है अब और ज्यादा निवेश करूंगा, अब तो डबल हो गई ना। मान लीजिए मैंने जो है 20,000 का, अब मैं 20,000 का निवेश करने लग गया। 1 लाख पे करता था 10,000 का, और 2 लाख पे कितना कर रहा हूं, 2 लाख पे कर रहा हूं 20,000 का। ठीक है, तो मेरे निवेश में कितना चेंज आ रहा है, मेरे निवेश में तो चेंज आ रहा है 10,000 रुपए का। मेरे निवेश में कितना चेंज आ रहा है, मेरे निवेश में तो चेंज आ रहा है, निवेश को यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं और चेंज को डेल्टा से। तो मेरे निवेश में कितना चेंज आ रहा है, मेरे निवेश में तो चेंज आ रहा है 10,000 रुपए का। ठीक है, और मेरी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, इनकम को वाई से इंडिकेट करते हैं और चेंज को डेल्टा से। इनकम में चेंज आ रहा है 1 लाख रुपए का। कितना चेंज आ रहा है, 1 लाख रुपए का चेंज आ रहा है। तो ये जो निवेश गुणक है, ये जो है भैया किन्स की ही देन है, ये जो है किन्स की देन है। किन्स का ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देन है किन्स की। किन्स ये कहता है कि अगर जी निवेश में अगर जितना थोड़ा भी चेंज आया ना, तो आय में उससे कई गुना ज्यादा चेंज आएगा। अगर मैंने निवेश को कितना बढ़ाया है, मैंने निवेश को अगर 10,000 से बढ़ाया है तो मेरी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 1 लाख का। देखिए मतलब कि निवेश गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मतलब कि अगर मेरी इनकम में 1 लाख रुपए चेंज आया है और निवेश में कितना 10,000, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 4 जीरो से 4 जीरो तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, इसका गुणक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गुणक को रिप्रेजेंट करते हैं के से। मतलब कि अगर मैंने निवेश में 10,000 से इंक्रीमेंट करी है ना, तो इसका ये मतलब है कि मेरी इनकम में 10 गुना चेंज आया है। अगर मैंने निवेश में 10,000 से चेंज किया है तो उससे मेरी इनकम में 10 गुना चेंज आया है। भाई देखो 10,000 से मैंने चेंज करा था और मैंने 10 गुना जो है चेंज आया, तो मेरी ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और यही तो था 1 लाख ही चेंज आया है। निवेश में कितना चेंज है, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई है 10,000 और के कितना है, के है मेरा 10, तो मेरी इनकम में चेंज कितना आया है 1 लाख। तो इसी चीज को जो है निवेश गुणक कहते हैं कि निवेश में परिवर्तन से इनकम में जो है कितना चेंज आया, कितने गुना चेंज आया, उसको जो है निवेश गुणक जो है कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, अच्छा जी, तो हमको ये पढ़ना है कि इसकी जो क्रियाविधि है वो किस तरीके से चलती है। निवेश गुणक की क्रियाविधि, ये हमारे टॉपिक का नाम है, निवेश गुणक की क्रियाविधि, या निवेश गुणक की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्रियाविधि भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो भाई आपको ना इसको समझने के लिए एक चीज सबसे पहले तो ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई एक बंदा खर्चा करता है ना, भाई मैंने मोमोज खाने दे, ठीक है, तो भाई मैंने जो है फुल प्लेट के मोमोज खा लिए 40 रुपए के, तो मैंने तो भुग कर लिया, मेरी तरफ से तो खर्चा हो गया 40 रुपए का और मोमोज वाले को 40 रुपए दे दिए। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से तो खर्चा है, लेकिन मोमोज वाले को मिल गए 40 रुपए, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो इनकम है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ही ट्रांजैक्शन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा होता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इनकम होती है। अब मोमोज वाले को 40 मिल गए, उनने जो है आगे उसको कल सामान खरीदना था, मान लो गोभी वगैरह मैदा वगैरह खरीदना था, उनने वो आगे दे दिए, उसकी तरफ से तो खर्चा है, लेकिन जिसको मिल रहे हैं, जिससे वो मैदा वगैरह खरीद रहा है, उसको इनकम हो जाएगी। तो एक ट्रांजैक्शन एक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा होता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। फिर दूसरा बंदा खर्चा करेगा, तीसरे के लिए इनकम, तीसरा खर्चा करेगा, चौथे के लिए इनकम। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस तरीके से जो है चलता रहता है। ये बात आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है।
इसके लिए भी आपको जो है एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिखेंगे चक्र सबसे पहले तो ये तो हो गया जी आपका चक्र। ठीक है, और दूसरे में आप लिखेंगे निवेश में वृद्धि, ये लिख देंगे निवेश में वृद्धि। दूसरा लिखेंगे आय में वृद्धि। निवेश में वृद्धि को डेल्टा आई कहते हैं, आय में वृद्धि को डेल्टा वाई कहते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे उपभोग में वृद्धि, इसको डेल्टा सी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है अब कि इसकी प्रक्रिया जो है किस तरीके से चलती है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए सरकार है, सरकार ने जो है किसी भी चीज़ का एक कारखाना खोल दिया, सरकार ने किसी भी चीज़ का एक कारखाना खोल दिया और उसमें जो है 100 करोड़ रुपए लगे। कितने रुपए लगे? उसमें जो है 100 करोड़ रुपए लगे। सरकार ने एक कारखाना स्टैब्लिश कर दिया, एक इंडस्ट्री खोल दी, ठीक है, और उसमें 100 करोड़ रुपए लगे, और वो निवेश वो किसने करा है? वो सरकार ने किया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ रुपए का एक निवेश स्टैब्लिश हो गया, एक इंडस्ट्री खुल गई। अब वो जो कारखाना खुला है, अब भैया काम भी तो करेंगे ना लोग, कर्मचारी काम करेंगे ना वहां पे। जब इंडस्ट्री खुली है तो वर्कर काम करेंगे वहां पे। तो जितने रुपए का निवेश किया गया है सरकार के द्वारा, 100 करोड़ का निवेश किया गया है, तो उसके अंदर जो वर्कर काम करेंगे, उसके अंदर जो कर्मचारी काम करेंगे, उनकी आय में जो है ना उतने ही रुपए की इंक्रीमेंट होती है। एक बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। भाई सरकार ने 100 करोड़ का कारखाना लगाया, एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी, तो भैया वहां पे लोग काम करेंगे ना, उससे इनकम जनरेट करेंगे, तो उतने ही रुपए की इनकम जनरेट होगी जितने रुपए का वो कारखाने स्टैब्लिश हुआ है, जितने का उसका जितना भी पैसा लगा उसमें निवेश करने में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, निवेश से आय का सर्जन होता है। ठीक है जी, निवेश से आय का सर्जन हो गया, तो बंदे की इनकम में, उन कर्मचारियों की इनकम में 100 करोड़ की जो है 100 करोड़ की वृद्धि होगी। ठीक है जी, अब इस टेबल को बनाने के लिए, निवेश गुणक की प्रक्रिया को बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से अजम्पशन लेनी पड़ेगी। आपको अपनी तरफ से अजम्पशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है आपको एमपीसी जो है आपको खुद मानना पड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको खुद दे रखा है कि जी एमपीसी इतना है और निवेश में वृद्धि इतनी हो रही है, तो बताइए कैसे काम होगा, तो फिर वैसे ही लेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा, वो कह रहा है एक संख्यात्मक उदाहरण से बताइए निवेश गुणक की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो वो भी लिख सकते हो। तो एमपीसी हम खुद लेट करते हैं जी, कुछ भी कर सकते हैं लेट, कुछ भी। एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, हम इसमें कुछ भी लेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है। जैसे मैं मोस्टली जो है 0.5 लेता हूं, मैं मोस्टली 0.5 लेता हूं, आधा, क्योंकि आसानी रहती है आधा आधा करने में। लेकिन मैं यहाँ पे 0.5 नहीं ले रहा, मैं जो है 0.75 ले रहा हूँ, 0.75 ले रहा हूँ जी मैं आज। ठीक है, अब क्या होगा, एमपीसी होता क्या है? एमपीसी का मतलब होता है कि अगर आय में अतिरिक्त आय अगर किसी भी बंदे के पास आ रही है, तो उस अतिरिक्त आय में से वो कितना उपभोग करेगा। भाई ये तो था, ये डेल्टा आई है, ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा सी है। तो आय में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, कितना चेंज आ रहा है? 100 करोड़ का चेंज आ रहा है, और एमपीसी 0.75 है। इट मीन्स अगर आय में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 0.75 करना है, तो उसमें से 75, 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए की अगर वृद्धि हो रही है तो 75 रुपए उपभोग में जाएंगे, ये कंपलसरी है। बाकी के जो 25 रुपए हैं वो बचत में जाएंगे, तो 75 रुपए तो आ गए उपभोग में। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, मैंने क्या बोला था कि एक चीज एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उपभोग होती है,
लेकिन मैंने तो मोमोज खा लिए 75 रुपए के, लेकिन जिसको मिल रहे हैं उसके लिए तो इनकम है ना, तो मैं जिसको दूंगा ये 75 रुपए, उसके लिए तो ये इनकम कहलाएगी ना 75 रुपए की। तो उपभोग में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, निवेश से आय में हुई, आय से उपभोग में हुई और उपभोग से फिर आय में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितनी रुपए की उपभोग में हुई है उतनी आय की, क्योंकि भाई एक खर्चा एक के पॉइंट ऑफ व्यू से उपभोग है तो दूसरे के लिए इनकम है। अब आय में कितनी वृद्धि हुई, फिर से 75। अब एमपीसी कितना है 0.75, मतलब अगर आय में 75 की अगर वृद्धि हुई है तो इसमें से इसका 0.75 56.25 वो तो जाएगा भोग में और बाकी का पैसा बचत में। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि भैया जहाँ पे जिस चीज के लिए उपभोग किया जा रहा है 56.25 किसी को तो मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए ये चीज इनकम कहलाएगी 56.25। अब फिर जिसके लिए वो इनकम कहलाएगी वो भी इसका 75% वो क्या कर देगा, उसका 75% वो भोग में लगा देगा और बाकी बचत में 25%। फिर वही बात, फिर ये इसने जो उपभोग करा है, उसने ये जो उपभोग किया है किसी को तो मिलेगा ना, उसके लिए इनकम कहलाएगी। तो फिर वो इसका 75% जो है उपभोग में निकाल देगा। तो ये फिर ऐसे ये चलता रहेगा, फिर उसके लिए ये उसको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ कुछ नहीं आएगा जी, एक ही बारी वृद्धि हुई है 100 करोड़ की, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है, एक बंदे का उपभोग दूसरे बंदे की इनकम, एक बंदे का उपभोग दूसरे बंदे की इनकम, एक बंदे का उपभोग दूसरे बंदे की इनकम। ये प्रोसेस ऐसे चलते रहता है। निवेश से आय में और आय से उपभोग में जो है वृद्धि होती है, और जितनी उपभोग में उतनी फिर आय में होगी, क्योंकि एक खर्चा एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम है। तो निवेश में डेल्टा आई, निवेश में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है 100 की। निवेश में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, निवेश में तो हो रही है 100 की, ठीक है। और अब जब आप इस सब का टोटल करोगे, जब आप इस सब का टोटल करोगे, इस सब का ये ऐसे प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल करोगे डेल्टा वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा वाई, डेल्टा वाई जो है ये आ जाएगा आपका 500, और ये कितना आ जाएगा डेल्टा सी, ये आ जाएगा आपका 400। डेल्टा वाई आएगा 500 और डेल्टा वाई आएगा 400। पूरा भी कर सकते हो, मैंने पूरा नहीं करा है, ठीक है। आपको भी नहीं करना पूरा, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। बचत और निवेश जब तक बराबर नहीं हो जाते वो तब तक चलता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, 5 राउंड दिखाने हैं, उसके बाद क्लोज कर देना, ये डिजिट ले लीजिएगा, चाहे तो रट लो, 500 आएगा, 400 आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा, अब इससे जो है अगर मैं के निकालूं, के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन में 100, 20 से 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5। मतलब कि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से, जो सरकार ने कारखाना लगाया था 100 करोड़ का, उस 100 करोड़ की वृद्धि से आय में कितने गुना वृद्धि हो रही है, 5 गुना, 500। निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से आय में जो है कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, 5 गुना 500। तो और ये कैसे आया 500, ये 400, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक बचत और निवेश दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, आपको इतना नहीं दिखाना, 5 राउंड दिखाना, चाहे तो रट लो इसको कि जी ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया निवेश गुणक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है, उसके बाद आपको इसके एक्सप्लेनेशन देने, चक्र 1 में ये हुआ, चक्र 2 में ये हुआ, चक्र 3 में ये हुआ, चक्र 4 में हुआ, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक अतिरिक्त बचत अतिरिक्त निवेश के बराबर नहीं हो जाती, और फिर ये निवेश गुणक आपको जो है निकाल कर दिखा देना है। इस तरीके से जो है ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो है चलता है। ये है जी ये कॉन्सेप्ट निवेश गुणक की प्रक्रिया। इसमें एमपीसी आप कुछ भी ले सकते हो, 0.75, 0.7, 0.6, 0.5, जैसा आप लोगे वैसी की वैसी कैलकुलेशन आपको जो है
करनी पड़ेगी, वो सब आपके ऊपर जो है होगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये टेबल आपको बना के आनी पड़ेगी और इस टेबल के बिहाफ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है दोनों के दोनों को। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रैक्टिकल इस तरीके से आपको करना होता है। अगर क्वेश्चन में खुद दे रखा है तो वही डिजिट ले लेंगे, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।